देखिए, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फिलहाल के लिए ये सैंपल पेपर जो हमारा राजस्थान बोर्ड है, उसने दिया है 2025 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले भी कई एग्ज़ाम बोर्ड में आ चुका है, जैसे सीबीएसई बोर्ड में भी आया है, यूपी बोर्ड में भी आया है, बिहार बोर्ड में भी, यानी कहीं पर भी अगर आपको हिंदी में पेपर देना है, तो उनके लिए सबके लिए इम्पोर्टेंट है फिजिक्स का ये डेरिवेशन, ठीक है? इसके अलावा इसका सीबीएसई बोर्ड वाला जो होगा वो इंग्लिश में हम करा देंगे अलग से। फिलहाल के लिए क्या है, हमको ये प्रूव करना है कि जो हमारे पास प्रिज्म है, उस प्रिज्म का जो अपवर्तनांक म्यू है, वो हमारा ये आना चाहिए, साइन ब्रैकेट में क्या है, a प्लस डेल्टा m डिवाइड बाई 2, और इसके बाद क्या है, साइन a बाई 2। यहाँ पर जो a है वो हमारा प्रिज्म का एंगल है, ठीक है? और इसका जो डेल्टा है ये हमारा न्यूनतम विचलन है। विचलन बोले तो डेविएशन है, यानी जैसे हमको जाना यहाँ पे था, ऐसे जाना चाहिए था सीधे, लेकिन हम ऐसे तिरछा चले गए, तो ये कितना डेविएट हुआ मैं अपनी बात से, यही हमारा डेविएशन है। अभी जब प्रिज्म बनाएंगे तो उसमें दिखा भी देंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि अगर आपने डायग्राम अच्छा बना लिया साफ सुथरा, तो काम हो जाएगा, नहीं तो फंस जाओगे। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है? ये हमारे पास प्रिज्म है, ठीक है? यहाँ पर ये एंगल ए है, यानी पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो, ये पॉइंट सी मान लो। ये वाला जो एंगल है ये मेरा एंगल ए है, ठीक है? इसी एंगल को प्रिज्म एंगल कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि एक लाइट रे आपतित की जाती है, आपतित करने का मतलब है इंसिडेंट की जाती है, तो लाइट रे को हम इंसिडेंट भी करा देते हैं। ये लाइट रे हमारे पास इसमें इंसिडेंट हुई, ठीक है? इसके बाहर जो है, जो हमारा प्रिज्म रखा हुआ है, उसके बाहर का जो मीडियम है एयर है, हवा है, और जो अंदर है उसका अपवर्तनांक कितना है, म्यू है। ये भी याद रखना है, ठीक है? अब ये क्या होता है कि जब कोई लाइट रे इसमें डाली जाती है, तो यहाँ का मीडियम जो है, क्योंकि यहाँ पर एयर है तो इसको हम मिरर मान लेते हैं, और यहाँ का जो मीडियम है उसका अपवर्तनांक म्यू है, तो उसको मान लेते हैं सघन। तो जब लाइट रे सघन से विरल से सघन में जाती है, तो ये नॉर्मल की ओर चली जाती है। जब लाइट रे सघन से जब लाइट रे विरल से सघन में जाएगी, क्या बोल रहा हूँ, विरल से सघन में जाएगी, तो ये नॉर्मल की ओर झुक जाती है। वहीं अगर लाइट सघन से विरल जाएगी तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। बात समझ रहे हो कि अगर हमारे पास कहीं पर क्या है, रेयर मीडियम है, तो लाइट रे नॉर्मल की ओर जाएगी, और दूसरा मीडियम जो है वो मेरा डेंस है, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। ये बात याद रखनी है। यहाँ पर एयर है, एयर का अपवर्तनांक 1 होता है, तो अब नॉर्मल भी ड्रॉ कर देते हैं इसमें। तो हमारे पास नॉर्मल जो है ये नॉर्मल है। नॉर्मल को अभिलंब कहा जाता है, हिंदी में क्या कहते हैं, अभिलंब, अभिलंब, ठीक है? ये अभिलंब है, इसको एन से लिखा जाता है ब्रैकेट में, एन फॉर नॉर्मल, अभिलंब, ठीक है? ये जो एंगल होता है, कौन सा एंगल, एंगल जो हमारा होता है, जो आपतित किरण है, ये कौन सी है, आपतित किरण, और अभिलंब के बीच का जो एंगल होता है, ये एंगल हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है। यह वाला एंगल हम मान लेंगे I1 है। क्या है, ये एंगल हमारा इंसिडेंट एंगल है, और ये कहाँ पे बनता है, अभिलंब, और कौन सी किरण है, आपतित किरण है, ठीक है? अब क्या होता है, क्योंकि हमारे बाहर का जो मीडियम है एयर है, और यहाँ का अपवर्तनांक म्यू है, ये हमारा विरर मीडियम है, ये हमारा सघन मीडियम है। तो हमने बोला जब लाइट रे विरर से सघन में जाती है तो ये नॉर्मल की ओर झुक जाती है, तो नॉर्मल हमारा ये है, तो ये ऐसे झुक जाएगी, तो ये थोड़ा बेंड हो जाएगी, ठीक है? तो थोड़ा हम इसको बेंड करा देते हैं, तो इसको इधर से दिखा देते हैं ब्लैक से। तो ये हमारी लाइट रे कुछ ऐसे हो जाएगी, ठीक है, ऐसे, ये नॉर्मल से कुछ झुक गई है। और ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल कौन सा बनेगा, ये नॉर्मल है, मतलब अभिलंब है, और ये हमारी, ये आपतित किरण थी, ये हमारे पास रिफ्लेक्टिंग, ये रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्टेड है। तो ये जो अपवर्तित किरण है वो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक गई है, थोड़ा अभिलंब की ओर झुका देते हैं सही से, ठीक है?
इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधे, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक गई, एकदम नहीं झुक जाएगी, ऐसे झुक गई। ये जो एंगल बनेगा ये मान लेंगे हमारे पास ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्लेक्शन एंगल है, ठीक है। ये हमारा R1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? R1 बन जाएगा। जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम ही मेन है, डायग्राम बना लोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या था? मिरर मीडियम, और ये हमारा सघन था। अब यहाँ पर आ जाओ प्लेन AC में। AC में हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास सघन मीडियम है, और यहाँ पर एयर क्या है? मिरर मीडियम है। तो इस बार क्या होगा? नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो ये हमारे पास नॉर्मल फिर इसमें ड्रॉ करना होगा। तो नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल बोले तो अभिलंब। तो ये हमारा अभिलंब है। ये अभिलंब किसके लिए है? ये हमारे पास दूसरे प्लेन AC के लिए अभिलंब है, ठीक है। अभिलंब का मतलब है ये एंगल हमारा 90 डिग्री रहेगा। इस लाइन से ये, इस लाइन से हमारा लेके ये एंगल हमारा 90 डिग्री रहेगा। कितना रहेगा? 90 डिग्री। यहाँ पर भी यही कहानी होगी। ये जो एंगल हमारे पास है ये इस पे 90 डिग्री है, इसी वजह से ये अभिलंब है, ठीक है। अभिलंब का मतलब है जो लाइन हमारे पास है उस पर 90 डिग्री पे लाइन खींची जाएगी। तो ये लाइन जो खींची गई 90 डिग्री पे खींची गई है। अब क्या होता है? हमने बोला जब लाइट विरल मीडियम से डेंस पे जाती है, यानी विरल से सघन में जाती है, तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है। लेकिन जब लाइट रे कहाँ से जाती है? सघन से विरल में, तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो नॉर्मल हमारा ये है कि ये लाइट रे ऐसे चली जाएगी। तो क्या होगा? ये लाइट रे हमारे पास ऐसे चली जाएगी, नॉर्मल से दूर हट गई। ये हमारी आपतित किरण थी। ये हमारी जो लास्ट में निकली है उसको निर्गत किरण कहा जाता है। क्या? निर्गत किरण। समझ गए? ये जो लाइट रे हो गई वो निर्गत किरण हो गई। सिंपल सा डायग्राम बन गया तो काम हो जाएगा। अब सुनो, अब क्या है? लाइट रे को जाना कैसे चाहिए था? ऐसे सीधे, जैसे जा रही थी वैसे ही इसको जाना चाहिए था। इसको जाना चाहिए था ऐसे, जैसे ही सीधे जा रही थी, है ना? ऐसे जाना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ है? ये लाइट रे यहाँ चली गई है, तो इसको पीछे बढ़ा दो जहाँ ये चली गई है। जब इसको पीछे बढ़ाओगे तो ये चली गई है यहाँ पे, ये ऐसे चली गई कहीं ना, जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन चली कहाँ गई? ऐसे चली गई। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, यही हमारा डेल्टा है। यही एंगल हमारा डेल्टा है। यहाँ पे समझ गए? यही डेविएशन हुआ है, यानी इस लाइट रे को जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ये इस प्रिज्म की वजह से ये यहाँ चली आई है। तो जितना डिफ्लेक्शन हुआ है वही हमारे पास ये क्या है? डेल्टा है। हमने अभी डेल्टा माना है, डेल्टा M नहीं माना है। ये हमारे पास डेल्टा है। अब इसमें हमें जो प्रूफ करना है वो न्यूनतम विचलन प्रूफ करना है ना, तो उसको बाद में निकालेंगे। तो ये क्या होगा? डेल्टा होगा। इतना डेविएशन इसमें हो गया है, इतना विचलन हो गया है। डायग्राम बन गया। अब इसको पॉइंट का नाम दे दो। ये हमारे पास क्या है? A है, ये B है, ये C है। इसको मान लेते हैं ये वाला पॉइंट जो है हमारे पास P हो जाएगा, ये हमारे पास Q हो जाएगा, और ये हमारे पास R हो जाएगा। PQR, ठीक है। डायग्राम बना लिए, काम हो गया। अब यहाँ पे सुनो, यहाँ पर हमने I1 माना है, यहाँ पर R1 माना है। तो ये वाला जो एंगल होगा, क्योंकि इसके लिए तो ये हमारे पास क्या होगा? आपतित किरण हो जाएगी इस प्लेन के लिए, ठीक है। तो ये एंगल हम क्या मान लेंगे? R2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे एंगल जो मानेंगे वो R2 मान लेते हैं। तो ये वाला एंगल हम मान लेते हैं R2 है, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है इसको हम मान लेते हैं I2 है। सारे एंगल हमने दिखा दिए हैं। अब हमें बस अपना कॉन्सेप्ट लगाना है। डायग्राम बन जाता है तो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, डेरिवेशन में वही इतना हमने दिखा दिया। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले कौन सा देखना है? जो हम दिखा रहे हैं उसको देखना। अब सबसे पहले हमें क्या देखना है? एक चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज बन रहा है? इसको भी देख लो। चतुर्भुज हमारे पास ये बन रहा है APQR। क्या बोला? APQR। ये जो चतुर्भुज बन रहा है ये ऐसे बन जाएगा। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा सा। यहाँ से A से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, A पॉइंट से P पे आएंगे, ठीक है, AB हो गया, AP हो गया। यहाँ पे आ जाएंगे C पे, APQ हो गया, और ये हो जाएंगे R। फिर उसके बाद इससे चले जाएंगे। तो हमारा चतुर्भुज क्या बना है? APQR। तो हमारे पास लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज
कौन सा चतुर्भुज है देख लो, चतुर्भुज हमारे पास है ए, चतुर्भुज ए, पहले चतुर्भुज बना दो, फिर यहाँ पे ए है, पी है, क्यू है और आर है, ठीक है। ये हमारे पास चतुर्भुज बन चुका है, समझ गए। अब चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है? चतुर्भुज की प्रॉपर्टी ये कहती है कोई भी आकृति चार भुजाओं की है, उनके एंगल जो बनेंगे इंटरनल एंगल, उन सब का सम होता है 360 डिग्री। अगर आयत बनता है, उनके अंदर का जो, अगर हमारे पास आयत बनता है, उसकी चारों भुजाओं को मिला के आयत बनेगा, तो जो एंगल बना है इंटरनल वो कितना होगा? 360 होगा। यानी अगर चार भुजाएं कहीं पर भी हैं तो इंटरनल एंगल कितना होने वाला है? 360 डिग्री। तो वही काम यहाँ पर होगा, वही काम हमारा यहाँ पर होगा। एंगल पी देखा जाए, एंगल पी देखोगे तो क्या हो रहा है? एंगल पी जो है 90 डिग्री है। कैसे 90 डिग्री है? इस लाइन पे देखो, हमने बोला ये किस पे है? ये अभिलंब होता है ना, अभिलंब होता है। तो ये हमारे पास अगर है तो इस अभिलंब से देखोगे तो ये क्या आ रहा है? 90 डिग्री बन रहा है, हमने बना के दिखाया भी है। ये हमारा अभिलंब इसके साथ कितने एंगल पे? 90 डिग्री पे, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एंगल पी पहले लिख देते हैं, एंगल पी, फिर उसके बाद एंगल क्यू, फिर उसके बाद एंगल आर, फिर उसके बाद एंगल ए। इन सब का सम कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा। क्यों आया? क्योंकि ये हमारे चतुर्भुज हैं। और ये एंगल हमने बताया, ये जो लाइन हमारी खींची गई है नॉर्मल, ये नॉर्मल इस लाइन पे ए बी पे लंब है। पहले ही बोला अभिलंब का मतलब होता है लंब। तो यहाँ पर ये क्या है? ये इस पे अभिलंब है। तो ये एंगल हमारा जो बन रहा है, देख लो यहाँ पर, ये जो एंगल बन रहा है ये आर वाला, ये भी 90 डिग्री है, पी वाला भी 90 डिग्री है। ये हमको नहीं पता तो इसको हमने क्यू मान लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है? एंगल पी कितना है? 90 डिग्री है, तो इसको 90 डिग्री लिख दो। एंगल क्यू कितना है? एंगल क्यू हमारे पास ये हमें नहीं पता है, तो इसको हमें निकालना है अभी एक रिलेशन, ठीक है। एंगल आर कितना है? 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है। फिर उसके बाद एंगल ए कितना है? ये भी नहीं पता हमको, 360 डिग्री, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं। तो 180 इधर भेजोगे, 360 में घटेगा तो 180 बचेगा। तो हमारे पास एक कंडीशन बन जाएगी कि एंगल क्यू जो है प्लस एंगल ए जो है ये बराबर कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। इसको घटाने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। ये समझ में आ गया? पहला कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास जो हमने चतुर्भुज लिया है, चतुर्भुज ए पी क्यू आर लिया है। यहाँ पर हमने बताया था जो ये लाइन खींची जा रही है, ये जो एंगल बन रहा है हमारे पास चतुर्भुज में, ये एंगल कौन सा बन रहा है? ये वाला एंगल, ये जो जितना एंगल बन रहा है, ये एंगल जो बता रहा हूँ मैं बार बार इसमें इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि ये समझ में नहीं आता किसी को। ये एंगल हमारा 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि ये जो लाइन खींची गई है ये नॉर्मल है इस पे, इस वजह से वही काम इसमें हुआ है। तो ये एंगल कितना है? ये 90 डिग्री है ये, ठीक। इसी वजह से हमने इसको बनाया। एक कंडीशन मिल गई, इसको ऐसे ही रख देते हैं, ठीक। अब दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन देखना है किसमें? दूसरी कंडीशन हमको देखना है इस वाले ट्रायंगल में। कौन सा ट्रायंगल देखने जा रहे हैं? इन त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज देखूंगा? ये देख लो, तो त्रिभुज है ये, सही से लिख दो थोड़ा, त्रिभुज। अब त्रिभुज देखना कौन सा? ये जो हमारे पास पी क्यू आर, कौन सा त्रिभुज है? देखो यहाँ पर ये जो त्रिभुज है, ये पी क्यू आर, ये जो हमारे पास त्रिभुज बन रहा है, ये यहाँ पर पी है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर आर है। समझ रहे हैं ना? ये नीचे वाला त्रिभुज जो बन रहा है, ये ऐसे, ये त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, पी क्यू आर, इस वाले त्रिभुज में, समझे? बार बार मैं फोकस कर रहा हूं इस त्रिभुज पे। ये जो बना है पी क्यू आर, इतना सा त्रिभुज बना हुआ है नीचे की ओर, पी है, क्यू है, आर है, तो ये हमारा त्रिभुज बन रहा है ना, ठीक है। अब इसमें देखो त्रिभुज पी क्यू आर, फिर से देख लो पी क्यू आर, ठीक है। यहाँ पर आर जो हमारा एंगल है कितना है? ये वाला जो पी के पास एंगल है कितना है? R1 है। क्या है? R1। तो एंगल R1, ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना एंगल है हमको नहीं पता है, लेकिन इसको हमने Q मान लिया है पहले भी, अभी भी Q माने हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा? एंगल Q, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे आओ, इसमें ये कितना है? एंगल R2 है।
तो एक कहानी होती है, कहानी ये होती है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। जैसे हमारे चतुर्भुज के कोणों का आंतरिक योग कितना होता है 180, वैसे ही इसमें भी 360 होता है चतुर्भुज के केस में, और त्रिभुज के केस में 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का, ये त्रिभुज जो है पी क्यू आर, इनके तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से एंगल क्यू है, यहाँ पर एंगल क्यू है, तो हम क्या करते हैं, एंगल क्यू की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हो, ये समीकरण हमारा कौन सा हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। अब समीकरण 2 में हम क्या करते हैं, ये जो एंगल क्यू है इसकी वैल्यू पुट करते हैं एंगल समीकरण 3 में। तो लिखो समीकरण 3 में समीकरण 2 से एंगल क्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 180 डिग्री माइनस एंगल ए, ठीक है, एंगल ए लिख देंगे। तो यहाँ क्यू की जगह पे यहाँ रख देना, ठीक है, तो रखो इसमें। तो यहाँ से क्या आएगा, एंगल R1 प्लस एंगल R2, ठीक है, ये क्यू की जगह क्या रखना है, प्लस 180 माइनस एंगल ए, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा 180 डिग्री। इतना आया, ये हमारा 180 से 180 कट जाएगा। यहाँ से एक कहानी हमारे पास बन जाएगी, एंगल R1 प्लस एंगल R2 इक्वल टू आ जाएगा एंगल ए। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ये इसका भी यूज होने वाला है, इस वजह से इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। यानी हमारे पास क्या पता चला कि एंगल R1 प्लस एंगल R2 जो है वो हमारा एंगल ए के बराबर आने वाला है, ठीक, 2 काम हो गया। अब सुनो, अब हमें क्या लेना है, एक ट्रायंगल, हम इसको यहाँ पर हमारा क्यू है, आर है, पी है, पी क्यू आर, ये पॉइंट हम मान लेते हैं एस है, क्या है, एस पॉइंट है। एस ना मान के कुछ और मान लो, क्योंकि डेल्टा और एस सेम लगेगा। पी क्यू आर एस, एस टी मान लेते हैं पॉइंट, ये हमारा टी पॉइंट है। अब ये वाला ट्रायंगल देखो जो हाईलाइटेड करने जा रहा हूँ फिर से, जो ये ट्रायंगल है छोटा सा, कौन सा है, पी आर टी, ये जो एंगल P, यहाँ पर पॉइंट P देख लो, T देख लो, एंगल P पॉइंट P देख लो, और एंगल R देख लो, TPR, क्या बोल रहा हूं मैं, TPR में, ठीक है, TPR, ये जो एंगल है, ये छोटा सा ये एंगल क्या होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री है, पूरा एंगल 90 डिग्री है, और इसमें ये कितना लगा हुआ है, R1 लगा हुआ है, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये एंगल हमारा हो जाएगा, ये हमारा पूरा 90 डिग्री है, और उसके बाद ये क्या R1 लगा हुआ है। या फिर हम कह सकते हैं हमारे पास कहीं पर भी ऐसी आकृति बनती है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे कुछ बनता है, तो ये अगर I है तो ये भी I होगा। तो ये देखो, ये हमारा I1 है, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा एक हिसाब से I1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा। तो ये एंगल हमारा पूरा क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये पूरा हमारा I1 हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, ये जो छोटा सा बचेगा यहाँ पर, इसको थोड़ा देख लो, समझ लो, क्योंकि खेल बिगड़ जाता है अगर डायग्राम सही नहीं बना पाए तो। ये जो एंगल है, क्योंकि ये आकृति x की तरीके बन चुकी है, जैसे यहाँ पे बनी हुई है, तो ये I1 है, तो ये भी अंदर I1 होगा, उसमें से R1 हटा देना है, तो ये वाला एंगल जो हमारा बचेगा यहाँ पर, ये एंगल देख लो, छोटा लिखेंगे थोड़ा समझ लेना, ये एंगल जो बनेगा, ये हमारा बनेगा ये वाला एंगल, ये एंगल हम इसको थोड़ा बाहर दिखा देते हैं लिख के, ये हमारा एंगल जो ये बना रहे हैं, ये वाला एंगल, ये हमारा बनेगा I1 माइनस R1, समझ गए, क्योंकि x आकृति बन रही है, उस x आकृति में ये तो हमारा R1 है, उसको हमने हटा दिया है, तो R1 हटा दोगे तो ये जितना बचा है इतना बच जाएगा। सेम कहानी यहाँ पर होगी, यहाँ पर भी x आकृति बन रही है, ठीक है, तो यहाँ पर I2 है, तो यहाँ पर R2 घटाना होगा, तो ये एंगल जो हमारा होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, I2 माइनस R2 हो जाएगा। ये दोनों एंगल समझ लो, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने यहाँ का एंगल जो था, ये वाला एंगल, ये क्योंकि ये बाहर आकृति x की तरीके बन रही है, तो अंदर भी x की तरीके आकृति बन रही है, जैसे ये x बना है वैसे देखो, तो अगर इस पॉइंट पे सेंटर पर रखते हुए P पे, तो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो ये हमारा I1 है, तो ये पूरी क्या है, अंदर का I1 होगा, लेकिन यहाँ पर R1 है, तो इसमें जब घटा देंगे तो ये वाला एंगल बच जाएगा जो छोटा सा चाहिए था हमको, ठीक है, वो हमने दिखा दिया।
सेम कहानी यहाँ पर भी हुई है। तो ये पूरा क्या था, ये हमारा I2 था, तो यहाँ से R2 हट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, I2 माइनस R2 बचेगा। ठीक है, अब देखो अब कहानी क्या है, अगर हमारे पास कहीं ट्रायंगल ऐसे होता है, क्या होता है, ट्रायंगल ऐसे होता है, ठीक है, ये हमारा एंगल θ1 है, ये हमारा θ2 है, तो ये जो एंगल होता है ये हमारा बाह्य कोण होता है। क्या होता है, बाह्य कोण होता है। और ये एंगल की खासियत ये होती है, यहाँ का एंगल जो थीटा होगा इन दोनों एंगल का सम होगा, तो θ1 प्लस θ2 होता है। एक ये प्रॉपर्टी यूज होनी है। तो हम बताएंगे ट्रायंगल TPQ में, तो इसको रब कर देते हैं, समझाने के लिए बनाया था ये। तो एंगल, तो यहां से इसको ऐसा बंद कर दें। अब बताएंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज यूज कर रहे हैं ये लिख देता हूं मैं, त्रिभुज TPQ, त्रिभुज TPQ, ठीक है, त्रिभुज TPQ में। अब देखो यहाँ पर TPQ में देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास इसमें देखना है, यहाँ पर जो एंगल हमारे पास डेल्टा है, डेल्टा जो है ये क्या है, बाह्य एंगल है, बाह्य कोण है, बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जो बाद की जो इस साइड की, जैसे ये एंगल हमारा बाह्य कोण है, तो ये दोनों जो एंगल रिमेनिंग है इनके सम के बराबर होता है। ये हमें याद होनी चाहिए प्रॉपर्टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास डेल्टा जो आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू आ जाएगा I1 माइनस R1 एक प्लस I2 माइनस R2 दो आ गया। ठीक है, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 कैसे आया, क्योंकि ये बाह्य कोण है और ये एंगल दोनों का सम, यानी ये एंगल और ये एंगल का सम। ठीक है, अब इसको अरेंज करो, तो यहाँ से डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख लो, देखते लो, यहाँ पर I1 और I2 को एक साथ ले लो, I1 प्लस I2 और माइनस के साथ R1 प्लस R2। ठीक है, R1 प्लस R2 हो गया। अब ये क्या है हमारे पास, ये हमने यहाँ लिख दिया, ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्या हो गई, 4 हो गई। अब सुनो, यहाँ पर R1 प्लस R2 बराबर क्या आ रहा है, A। यहाँ पर क्या लिख सकते हो, A लिख सकते हो, क्योंकि ये एंगल है ना, ये हमारे एंगल है, इनमें R1 एंगल हटा के R1 प्लस R2 लिख दो, यहाँ पर लिख सकते हो A के बराबर। तो समीकरण, कौन सा समीकरण से, समीकरण थर्ड से, थर्ड में आएंगे। ठीक है, थर्ड में देखो, समीकरण थर्ड से समीकरण 4 में, समीकरण 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, R1 प्लस R2 जो है उसकी जगह हम A लिख सकते हैं, एंगल हटा देंगे तो सीधे लिख देंगे। ठीक, अब इसे लिखो, तो यहाँ से डेल्टा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 और ये माइनस का हो जाएगा A। तो हमारे पास ये समीकरण बन चुका है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी। अब सुनो, जैसे जैसे हमारा ये क्या I की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारे पास आपतित एंगल बढ़ता रहेगा वैसे वैसे मेरा R कम होता रहेगा। ठीक है, जितना ये बढ़ेगा उतना R कम होने वाला है। लेकिन अब हम बात करते हैं न्यूनतम विचलन के केस में, ये कम बढ़ेगा, ये कम होगा, लेकिन ये भी बढ़ेगा। तो यानी इंसिडेंट एंगल और निर्गत एंगल बराबर होते हैं, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, इन दोनों में रिलेशन, इसमें और इसमें रिलेशन है, इसमें और इसमें रिलेशन है। ठीक है, अगर हमारे पास आपतित एंगल बढ़ता है तो निर्गत एंगल भी बढ़ेगा, अगर ये कम होता है तो ये भी कम होगा। वही काम इसमें है, R1 और R2 में है। हम बोल रहे हैं न्यूनतम के केस में, तो न्यूनतम के केस में हमारा I1 जो है, अगर न्यूनतम हमको चाहिए तो I1 बराबर होना चाहिए I2 के। अगर हमें न्यूनतम विचलन चाहिए यानी कम से कम डेविएशन चाहिए, तो ये तभी संभव है तब जब हमारे पास I1 यानी आपतित एंगल निर्गत एंगल के बराबर हो, और ये जो हमारे पास दो एंगल है R1 और R2 ये दोनों आपस में बराबर हो। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इनके मतलब लिखेंगे न्यूनतम विचलन के केस में, यहाँ पर रिंग लाइट आ रही है, दिक्कत करेगी। न्यूनतम विचलन, न्यूनतम विचलन, अगर न्यूनतम विचलन हमको चाहिए तो बस सीधे से लिख देना है, अगर न्यूनतम विचलन हमको चाहिए तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास डेल्टा जो है वो डेल्टा M में बदल जाएगा। ठीक है, I1 जो है वो I2 में बदल जाएगा एंड
R1 जो है वो R2 में बदल जाएगा। तो I1 और I2 को हम क्या कह सकते हैं, I मान लेते हैं, और R1 और R2 को R मान लेते हैं। ठीक है, इसको वहां पे दिख नहीं रहा है, थोड़ा इधर करना पड़ेगा, फिर से इधर लिख देते हैं थोड़ा। अगर न्यूनतम विचलन का केस हमें चाहिए तो उस केस में हमारे पास क्या होना चाहिए, न्यूनतम विचलन के केस में I1 बराबर होना चाहिए I2 के, जो कि I होना चाहिए, एंड R1 बराबर R2 के होना चाहिए, जो कि क्या होना चाहिए, R मान लेते हैं। और मेन केस ये है कि डेल्टा M जो है वो डेल्टा में हो जाएगा, यानी डेल्टा चेंज होके डेल्टा M हो जाएगा। इतनी बात समझ आ जानी चाहिए, बस वही कॉन्सेप्ट लगाना है हमें। तो यहाँ से जब I1 और I2 आपस में बराबर हो जाएंगे तो समीकरण 3 से देखो, जब R1 और R2 आपस में बराबर आ गए तो क्या होगा, यहाँ पर R प्लस R बराबर A आ जाएगा। तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 A हो जाएंगे, A/2 हो जाएगी। तो याद रखना कि ये तभी संभव है जब हमारे पास रिफ्लेक्शन जो एंगल है ना, रिफ्लेक्शन एंगल जो है वो हमारा प्रिज्म एंगल का आधा हो। ठीक है, ये 1/2 है, ये 2 है। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा यहाँ पर जब रखोगे समीकरण 4 से, समीकरण कौन सा समीकरण है, 5, समीकरण 5 में डेल्टा हो जाएगा डेल्टा M इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर I1 और I2 क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो यहाँ से I की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कितना आएगा, I इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, इधर भेज दोगे तो डेल्टा M प्लस A, और ये 2 हो जाएंगे तो 2 से डिवाइड कर दोगे 2। तो ये दोनों कहानी हो गई। पहला तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाइए, ये अगर समझ में आ गया अब कुछ नहीं बचा इसमें, यही निकालना था, ये हमने निकाल दिया। अब हमारे पास क्या काम है, अब हमको क्या करना होगा, स्नेल का नियम लगाना है। या तो इस प्लेन पे लगा दो या इस प्लेन पे लगा दो, जहां मन हो वहां लगा दो। हम इस प्लेन पे लगाते हैं। ठीक, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम लगाएंगे AB प्लेन पे। AB प्लेन को क्या कहते हैं, प्लेन AB लिख देते हैं। AB प्लेन को हिंदी में क्या कहते हैं यार, समतल होता है, AB समतल। ठीक है, AB समतल पे देख लेना, प्लेन हो तो प्लेन, नहीं तो समतल। ठीक है, अब यहाँ पे लगाना है। यहाँ पर हमारे पास स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल का नियम ये कहता है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, N1 साइन I1 इज इक्वल टू N2 साइन R1, ये हमें पता होना चाहिए। स्नेल का नियम ये कहता है कि N1 साइन I1 N2 साइन R1। I1 जो है हमारे पास इंसिडेंट एंगल है, R1 जो है रिफ्लेक्टेड एंगल है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर N1, क्योंकि एयर की बात हो रही है तो एयर के केस में N1 कितना है, 1 होता है, और N2 कितना है, N2 हमको दिया गया है, म्यू दिया गया है, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ पर रख देंगे 1। ठीक है, साइन I1 बोले तो I है, वही हमारा I है, और वही I1 है, तो यहाँ पे लिख दो, कितना हो जाएगा, डेल्टा M प्लस A/2, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी है, इज इक्वल टू N2 की जगह म्यू दिया गया है क्वेश्चन में, और यहाँ पर क्या है, साइन। ठीक है, साइन, और ब्रैकेट में क्या है, R1 बोले तो R है, R1 बोले तो हमारा R है, R1 बोले तो R है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A/2, ये जो R है वो A/2 है, वही हमारा क्या है, R1 है। अब यहाँ से म्यू की वैल्यू निकालना है हमको, तो म्यू की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास साइन, ब्रैकेट में क्या है, डेल्टा M प्लस A/2 और डिवाइड बाई साइन A/2। ये हमारे पास प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया, यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी दिक्कत हो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई ज़्यादा तीरंदाजी नहीं लगानी है, सिंपल से क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन हमारा इंग्लिश मीडियम के लिए भी है, बस यहाँ पर जहाँ निर्गत लिखा हुआ है यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर आपतित जो है इंसिडेंट हो जाएगा, और ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, ये हमारा अभिलंब हो जाएगा, अभिलंब को नॉर्मल कहेंगे। ठीक है, और बाकी जो त्रिभुज लिखा हुआ है क्वाड्रिलेटरल लिख देंगे, चतुर्भुज को क्वाड्रिलेटरल लिख देंगे, इसको ट्रायंगल लिख देंगे, और समीकरण को इक्वेशन लिख देंगे। सेम प्रोसेस से करना है, फिर भी हम उसको कराएंगे आपको।
समझ लो, सिंपल सा है क्वेश्चन। ये मत समझना कि पहले हम चतुर्भुज ही क्यों यूज करें। आपको अगर पहले लगता है तो पहले ये वाला ट्रायंगल यूज कर लेते, त्रिभुज वाला, तो इससे कंडीशन निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन में इस ट्रायंगल को यूज कर लेते हैं, फिर इसको। ये मैटर नहीं करता आप पहले क्या यूज कर रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि नहीं। अगर आपने चतुर्भुज लिया है तो चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पर, ट्रायंगल लिया है तो ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, फिर इसके बाद दूसरा ट्रायंगल लिया है तो उसको लगाएंगे। 3 कॉन्सेप्ट लगने थे। पहला कॉन्सेप्ट ये लगना था कि जो हमारे पास चतुर्भुज बनेगा उनके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये लगेगा कि जो हमारे पास त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। और तीसरा कॉन्सेप्ट ये लगेगा कि ट्रायंगल अगर होता है तो उसके बाह्य एंगल जो होते हैं दोनों एंगल के बराबर होते हैं, सम के बराबर होते हैं। यही कॉन्सेप्ट लगा के और फिर स्नेल का नियम लगना था, सीधे प्रूव हो जाता। ठीक है, समझ लें। समझ में आया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। यही हम आपसे उम्मीद करते हैं, यही आपका सपोर्ट है जो हमें इस काम को करने के लिए मोटिवेट करता है। तो हम चाहते हैं कि आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कैसा भी क्वेश्चन हो, कहीं का भी क्वेश्चन हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हम उसका सोल्यूशन जितनी जल्दी हो सकेगा आपको देंगे। तो आपको देखना है, समझना है और लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है हर बार। ये करने के लिए बहुत से ज़्यादा अगर लगाओगे टाइम तो 15 मिनट लगेगा, नहीं तो 10 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन हो जाएगा। समझाने में टाइम लगता है, तो इससे ये ना सोचना कि आप तो आधे घंटे में पेले हैं, मतलब लगाए हैं, तो इस बात को ध्यान न देना। समझाने में और लगाने में टाइम नहीं लगेगा। डायग्राम बनाने में 1 मिनट लगने वाला है, 2 मिनट लगेगा ज़्यादा, फिर उसके बाद इसको रखना है, बस सॉल्व कर देना है। ठीक, समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चाहिए हमको, आपका सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।